Is taxation theft in your mind? Yes, it is. It has to steal from productive individual and give it to somebody else. So टैक्सेशन थेफ्ट है, टैक्सेशन इवन स्लेवरी है। ऐसे बेहुदा आइडियाज अब इंडिया में भी आ चुके हैं। इनफैक्ट मैं खुद बिलीव करता था इन आइडियाज में व्हेन आई वाज एन आर्डेंट सपोर्टर ऑफ कैपिटलिज्म एंड फ्री मार्केट इकोनॉमिक्स। लेकिन उसके बाद आई केम अक्रॉस एन आइडिया विच रियली ट्रांसफॉर्म माई थिंकिंग ग्रेजुअली। धीमे धीमे मेरे को रियलाइज हुआ है तो कुछ भी आधार नहीं है इन सब बातों का। और वो आइडिया क्या था, महावाक्य कह सकते हैं आप जिसको, दैट ऑल प्रॉपर्टी राइट्स आर लीगल क्रिएशंस। इसको थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं। इमेजिन करिए आप 17th सेंचुरी में आपके पास 10 स्लेव्स होल्डिंग है, ठीक है, 10 स्लेव्स है आपके पास, और सरकार आती है, कहते हैं मैं 20% टैक्स करके आपके स्लेव्स को ले जा रही हूँ और किसी और को दे रही हूँ। नाउ इज गवर्नमेंट रॉबिंग यू ऑफ योर हार्ड अर्न स्लेव्स? नो, क्योंकि आपको 10 स्लेव्स आपकी प्रॉपर्टी है। ये राइट किसने रिकॉग्नाइज किया? लॉ ने। और लॉ ने फिर उसमें से 2 लेकर चले गई। डू यू अंडरस्टैंड दिस? प्रॉपर्टी राइट्स डू नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ लॉ। लॉ देता है उसको और लॉ फिर उसमें से एक हिस्सा निकालकर दूसरे को दे देता है। अब ये आइडिया कहाँ से आया? थॉमस नीजल की मैंने बुक पढ़ी थी, मेरे को तो वहां से मिला, लेकिन मैंने फिर बाद में उस पर और ज्यादा डेवलपमेंट कर ली, मेरी थिंकिंग और आगे चले गई उसमें। तो देखिए थॉमस नीजल क्या लिखते हैं अपनी बुक द मिथ ऑफ ओनरशिप में। थॉमस नीजल लिखते हैं, वी कैन नॉट स्टार्ट बाय टेकिंग एज गिवन and neither in need of justification nor subject to critical evaluation some initial allocation of possessions what people originally own what is theirs prior to government interference। ऐसा हम given नहीं मान सकते। Any convention that is sufficiently pervasive can come to seem like a law of nature, a baseline for evaluation rather than something to be evaluated। Property rights have always had this delusive effect कि भाई एक कन्वेंशन अगर बहुत टाइम से चली आ रही है ना, तो इंसान को लगता है यही नेचुरल स्टेट ऑफ थिंग्स है। और ऐसा डिल्यूसिव इफेक्ट किसका है? प्रॉपर्टी राइट्स का। और ये कह रहे हैं स्लेव ओनर्स इन अमेरिकन साउथ बिफोर द सिविल वॉर वर इंडिग्नेंट ओवर द वायलेशन ऑफ देयर प्रॉपर्टी राइट्स दैट वाज इंटेल्ड बाय एफर्ट्स टू प्रोहिबिट द इंपोर्टेशन ऑफ स्लेव्स इनटू द टेरिटरीज। कि भाई हमारे तुम स्लेव राइट्स को कैसे वायलेट कर सकते हो? वो हमारा प्रॉपर्टी है। हमारे प्रॉपर्टी राइट्स को गवर्नमेंट कैसे इंटरवीन कर सकती है? इंटरफेयर कैसे कर सकती है गवर्नमेंट? और ये लिखते हैं लास्ट में देखिए, बट प्रॉपर्टी इन स्लेव्स वाज अ लीगल क्रिएशन प्रोटेक्टेड बाय द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन एंड द जस्टिस ऑफ सच फॉर्म्स ऑफ इंटरफेरेंस विद इट कुड नॉट बी असेस्ड अपार्ट फ्रॉम द जस्टिस ऑफ द इंस्टीट्यूशन इटसेल्फ। आगे लिखते हैं, द फीलिंग ऑफ नेचुरल एंटाइटलमेंट produced by an unreflective sense of what are in fact conventionally defined property rights can encourage complacency about the status quo as something more or less self-justifying। और ये हर बारी मेरे कमेंट सेक्शन में आते हैं लोग, जब भी इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की बात करो तो एक सेंस ऑफ कॉम्प्लेसेंसी होती है कि यार ऐसी तो होता है सब चीज़ें, दीज आर गिवन फैक्ट्स ऑफ लाइफ, मार्केट का नेचुरल ऑर्डर है ऐसा। लिखते हैं, इट इज इलेजिटिमेट टू अपील टू अ बेस लाइन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स इन से प्री टैक्स इनकम for the purpose of evaluating tax policies when all such figures are the product of a system of which taxes are an inextricable part। ये सारे फिर इन्फ्लुएंसर ही करते हैं, प्री टैक्स इनकम को एक सॉर्ट ऑफ इंडिपेंडेंट मेट्रिक ले लेते हैं और कहते हैं फिर देखो टैक्स इतना लगा रही है, इतना क्या नाम है, ये तो एक्सप्लॉयटेशन है, फलाने ढिमकान है। लिखते हैं, वन कैन नीदर जस्टिफाई नॉर क्रिटिसाइज एन इकोनॉमिक regime by taking as an independent norm something that is in fact one of its consequences। Pre-tax income जो आप baseline ले रहे हो, that itself is a consequence of the legal regime that you are criticizing for tax policies। This is something that people don't really understand। 19th century के एक philosopher हुए Proudhon, उन्होंने famously लिखा that property is theft। अब ये बड़ा paradoxical लगेगा, अगर property rights नहीं है तो थेफ्ट कैसे हो सकता है? भाई चोरी के लिए किसी की प्रॉपर्टी चुराएंगे तभी तो थेफ्ट होगी। लेकिन फॉर प्रूडॉन दैट वाज अ पैराडॉक्स, और एक्सप्लेन करते हैं उसको कैसे। प्रूडॉन आस्क्स अस टू कंसिडर हाउ प्रॉपर्टी राइट्स केम इनटू बीइंग फ्रॉम द बिगिनिंग। व्हाई आर देयर इवन प्रॉपर्टी राइट्स एट ऑल? हाउ डिड द वर्ल्ड गो फ्रॉम बीइंग अनओन्ड टू ओन्ड? व्हेन आवर एंसेस्टर्स वर सिंगल सेल क्रिएचर्स और फिश बीस्ट और इवन होमो इरेक्टस, द वर्ल्ड वाजंट अनडोन, सो व्हाई इज इट ओन्ड नाउ? और जस्ट इमेजिन करो, पृथ्वी पर क्या लोग सारे प्रॉपर्टी डीड्स लेकर उतरे थे? जितनी भी पृथ्वी है दैट बिलोंग टू एवरीवन, इट वाज कॉमन्स, अंटिल एक बंदा आया और उसने बोला कि फोर्सफुली अब से ये हिस्सा मेरा हो गया। बाकी क्यों माने कि तेरा हो गया? वो हो गया। और उसके लिए व्हाट डिड ही यूज? फोर्स एंड वायलेंस।
तो एक्चुअली में प्रॉपर्टी के रूट्स ही फोर्स और वायलेंस में है. लोग कहते हैं ना कि सोशलिस्ट जो है वो फोर्स यूज करना चाहते हैं रिडिस्ट्रीब्यूशन के लिए. एक्चुअली में प्रॉपर्टी इटसेल्फ इज डिफेंडेड थ्रू फोर्स एंड वायलेंस. गेम ऑफ थ्रोन्स कितने लोगों ने देखा है? मतलब जेमी लैनिस्टर गिफ्ट कर रहे हैं ब्रॉन को कासल्स कि तू ये ले लियो वो ले लियो, और एक बार जब आ गए उसके बाद तुम बाकियों से कहो नाउ यू आर फ्री टू ट्रेड विद व्हाट आई हैव, ये मेरी प्रॉपर्टी, आप अपनी प्रॉपर्टी तो एक्सचेंज करते हैं. अब ये मैंने एक एक्सचेंज लिखा था जो शायद आपको इंटरेस्टिंग लगे कि कैपिटलिस्ट कहता है कि भाई सबसे अबॉमिनेबल थिंग क्या है सोशलिज्म के बारे में, दैट इट कैन नेवर बी इम्प्लीमेंटेड विदाउट द यूज ऑफ फोर्स एंड वायलेंस. कीप दिस इन माइंड बिफोर लिसनिंग टू मोर लेक्चर्स फ्रॉम सोशलिस्ट. और सोशलिस्ट बंदा कहता है कि हाउ डू यू मेंटेन योर राइट टू प्रॉपर्टी इफ नॉट बाय फोर्स एंड वायलेंस. एंड ही रिप्लाइज कि भाई वो वायलेंस तो मेरे जस्ट राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए है ना, वो मेरा सही अधिकार है इसलिए करते हैं. तो सोशलिस्ट कैसा है, सो नाउ योर प्रॉब्लम इज नॉट विद वायलेंस पर से बट वेदर इट इज यूज फॉर जस्ट कॉजेज और नॉट. क्या? और सोशलिस्ट कहता है सो शुडंट द डिस्कशन बिगिन विद व्हाट्स जस्ट एंड नॉट इन द फर्स्ट प्लेस, व्हाट्स मॉरल एंड व्हाट्स नॉट. और 30 सेकंड के साइलेंस के बाद कैपिटलिस्ट कहता है यू रिटार्ड कॉमी, communism has failed everywhere, don't you know about Venezuela, North Korea, Stalin and Mao killed millions in famines, Chernobyl happened, है मेरे को डेफिकेट करने में दिक्कत होती है ड्यू टू सोशलिज्म. और डिस्कशन यही एंड हो जाता है. नाउ कमिंग बैक टू प्रूदो, लास्ट पैराग्राफ देखिए कि भाई लोग कहते हैं प्रॉपर्टी राइट्स के डिफेंडर कि भाई सिर्फ हमने क्लेम कर दिया था तो हमारा हो गया, पर तुम्हारा क्लेम हम क्यों रिकॉग्नाइज करें? फॉर प्रूदो हाउएवर द क्लेम हैज नो नेचुरल लेजिटिमेसी. It's unclear while looking at an unowned world, I should be able to take part of it for myself and demand that other people recognize my right to it. और ये right कहाँ से आता है? Prudhoe says that by claiming I can exclude others from the world's resources because they are mine, I am stealing from them. Hence, property is theft, meaning that the very thing property rights supposedly do, protect people's right to use things, they actually abrogate completely by denying people's right to share in the world's resources. चलो एक और रेफरेंस लेते हैं. 1922 में एक इटालियन एनार्किस्ट ने किताब लिखी एट द कैफे. उसमें डायलॉग चल रहा है तो कह रहा है कैपिटलिस्ट डिफेंडर की प्रोपराइटर्स यूज देयर गुड्स इन वेज दे बिलीव फॉर द बेस्ट, और उनका राइट है करने का, जैसे वर्कर्स का राइट है कि वो अपना लेबर कहाँ पर यूज करे, ऐसी ओनर्स के पास राइट है कि वो जो ओन करते हैं उसको कैसे डिस्पोज करते. Owners and workers contract freely for the price of work, and when the contract is respected, no one can complain. Charity से acute troubles चलो दूर हो जाएंगे, unmerited troubles हो जाएंगे, but rights must remain untouchable. तो क्या रिप्लाई होता है उसका? तो रिप्लाई देते हैं but you are speaking of a free contract. The worker who does not work cannot eat, and his liberty resembles that of a traveler assaulted by thieves who gives up his purse for fear of losing his life. भाई अगर आप एग्री नहीं करोगे कैपिटलिस्ट टर्म्स को, आपको बच्चा स्कूल से निकालना पड़ जाएगा, आपके पास खाना नहीं होगा अगला टेबल का, आप अपने घर की EMIs नहीं पे कर पाओगे, तो आर यू रियली फ्री व्हेन एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट? तो रिप्लाई देता है ऑल राइट, पर आप इससे यूज नहीं कर सकते टू नेगेट द राइट ऑफ ईच पर्सन टू डिस्पोज ऑफ देयर प्रॉपर्टी एज दे सी फिट. तो वहां से रिप्लाई आता है देयर प्रॉपर्टी, बट डजंट दिस कम अबाउट बिकॉज द लैंड ओनर्स आर एबल टू क्लेम that the land and its produce as theirs. कि भाई लैंड हमारी है, क्लेम कर दिया तो हमारी हो गई, उसका प्रोड्यूस हमने क्लेम कर दिया हमारा हो गया. और कैपिटलिस्ट भी क्लेम कर लेते हैं कि भाई इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ लेबर जो है अब से हमारे हो गए, आपने काम करा कुछ प्रोडक्ट प्रोड्यूस करा हमारा हो गया, हमने क्लेम कर दिया. तो रिप्लाई करते हैं द लॉ रिकॉग्नाइजेस देयर राइट टू इट. इफ इट इज ओनली द लॉ, तब तो फिर अगर स्ट्रीट में असैसिनेट कर दो किसी को और लॉ को ऊपर से रिकॉग्नाइज करना है तब मेरा भी राइट हो जाएगा ये. On the other hand, this is precisely what the dominant class has accomplished. It has created laws to legitimize the usurpations that it has already perpetrated and has made them a means of new appropriations. और इसी के बेसिस पे फिर मैं लिखता हूँ कि भाई while socialists argue why existing distribution of property is not just, capitalists argue that assuming it is just, redistribution of property is theft robbery. I mean, wow, what a brilliant response. छिछोर बना हो गया हो तो अब मुद्दे की बात पर है. मतलब कैपिटलिज्म शुरू ही कहाँ से होता है? जहाँ सारा डीप सोशलिस्ट एनालिसिस हो चुका उसको पूरा स्किप कर दो और उसके बाद बोलो भाई एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी राइट्स तो जस्ट है, अब अगर किससे तुमने ले लिया तो वो थेफ्ट है. और मैं फर्दर जाता हूँ आगे और मैं बोलता हूँ
it is not at all obvious that people should get what they are able to take away from any productive enterprise given the power relations. कि भाई तुम इतना ले सकते हो तो हम तुम्हें उतना ही लेने दें, वो तो तुम्हारी पावर है ना कि तुमने इतना ले लिया. Socialists go to the source and question the power relations that lead to skewed distribution in the first place. Capitalists, in a desperate and superficial attempt, try to naturalize power tilting towards them, calling their entitlements as well-deserved, while dismissing any attempt to correct it as theft, coercion, and envy. Now I can go on and on, लेकिन मैं वीडियो क्लोज करूंगा with this challenge. मैंने लिखा था कि anyone who says that why should government take my money or my property to provide for your welfare or your education, that person doesn't understand property rights at all. वो बंदा सिर्फ reflexes में indulge कर रहा है which come from naturalization of capitalist ideology. और इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने के लिए उसको ये 3 बातें प्रूव करनी पड़ेगी. नंबर 1, प्रॉपर्टी राइट्स जो है वो एक ट्रांसेंडेंट ऑब्जेक्टिव और सेक्रेड वैल्यूज से आ रहे ऑफ प्राइसेस एंड इनकम. हमने पहले डिस्कस कर दिया कि ये सब पावर रिलेशन से डिसाइड होता है. सेकेंड, प्रॉपर्टी एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ गवर्नमेंट डिफाइंड रूल्स, बेनिफिट्स एंड प्रिविलेजेस. कॉर्पोरेशन तक गवर्नमेंट क्रिएशन है. पेटेंट से आप कमाओगे, मोनोपोली से कमाओगे, सारा गवर्नमेंट डिफाइंड रूल्स एंड प्रिविलेजेस से होता है. अगर आपके साथ लेबर के साथ एग्रीमेंट है और आप उसको इतने ही दोगे और वो इतने में ही मान जाए, ये कौन नेचुरलाइज करता है? गवर्नमेंट के रूल्स, गवर्नमेंट के प्रिविलेजेस विच आर टिल्टेड टुवर्ड कैपिटलिस्ट. और थर्ड, दैट यू मेक मनी इंडिपेंडेंटली ऑफ योर प्लेसमेंट इन सोसाइटी. मतलब अगर आप इंडिया की सबसे बैकवर्ड विलेज में जहाँ बिजली पानी कुछ नहीं है वहाँ पैदा हुए और आप डोनाल्ड ट्रंप के घर पैदा हुए या अंबानी के घर पैदा हुए, दैट मेक्स नो डिफरेंस. ये 3 बातें आप प्रूव कर दो तो आपकी ये स्टेटमेंट जो स्टार्टिंग है वो प्रूव हो जाएगी. और मैं 3 जन्म दे रहा हूँ किसी को भी ये स्टेटमेंट प्रूव करने के लिए.